नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानगंज में पुनः स्वागत है। हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं घटनाचक्र द्वारा प्रकाशित मैगजीन की दृष्टि, जिसमें विशाल सर आपको अभी आज आर्थिक घटनाक्रम पढ़ाए होंगे। हमारे द्वारा आपको नेशनल एडिशन पढ़ाया जा रहा है, राष्ट्रीय घटनाक्रम, जिसमें हम कहाँ तक पहुँच चुके थे। लास्ट क्लास में हमारा जो हुआ था, भगवत गीता नाट्यशास्त्र यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। इसके बाद जो आज का टॉपिक हमें पढ़ना था वो महाकुंभ पढ़ना था, महाकुंभ प्रयागराज। महाकुंभ प्रयागराज शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग, उम्मीद है कि क्लासें देखे होंगे पहले वाली। अगर देखे हैं तो उसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई टॉपिक ना समझ में आया हो तो उसके बारे में आप पूछिएगा, कमेंट करिएगा, तो उसका निवारण किया जाएगा। बाकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही बताया जा रहे हैं, या उसमें मतलब सारे टॉपिक पे, अगर कोई टॉपिक नहीं इंपॉर्टेंट रहेगा तो उसमें बता देंगे हम। और जितने टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेंगे उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट रहेंगे वही बस बताया जाएगा आपको। चलिए, अभी महाकुंभ यूपी में आयोजित किया गया इस बार, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता महाकुंभ। किस किस डेट को शाही स्नान हुआ था और क्या क्या प्रावधान थे, तो इसके जो प्रमुख प्रावधान थे उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। महाकुंभ प्रत्येक 12 वर्ष पर, हर चार चार जगह मनाया जाता है। 12 वर्ष पर कुंभ भी होते हैं, लेकिन महाकुंभ 12 वर्ष में मनाया जाता है। जो चार जगह है वो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में मनाया जाता है। इस समय 76 जिले हो जाते हैं। जब हमारे यहाँ जो है महाकुंभ मनाया जाता है तो 75 जिले ने 76, एक जिला एक्स्ट्रा हो जाता है। जो कुंभ का क्षेत्र होता है उसको एक जिला घोषित कर दिया, उसके लिए एक अलग से प्रशासन, नया डीएम, नया आईपीएस, सब एक वहाँ पे गठित किए जाते हैं। अगर आप देखें 75वां जिला जो हमारा लेटेस्ट, 76 जिला की बात हो रही है, तो 75वां जिला जो हमारा अभी लेटेस्ट बना है वो हापुड़ बना था, जिसको पंचशील नगर भी कहा जाता है। इसमें और जो अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, इसका उद्घाटन जो महाकुंभ जो इस बार प्रयागराज में आयोजित हुआ था, उसकी स्टार्टिंग डेट थी 13 जनवरी 2025, पौष पूर्णिमा के दिन ये इसका उद्घाटन किया गया था। इससे संबंधित शाही स्नान जो है, ये तो पौष पूर्णिमा वाला भी शाही स्नान कह सकते हैं आप, जो पहला था। उसके बाद मकर संक्रांति 14 जनवरी को, उसके बाद मौनी अमावस्या 23 जनवरी को, फिर बसंत पंचमी 3 फरवरी, माघी पूर्णिमा 12 फरवरी और 26 फरवरी महाशिवरात्रि को समापन हुआ। तो ये आपको डेट वाइज कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ, डेट वाइज आपको अरेंज करने के लिए आ सकता है कि इसको डेट वाइज अरेंज करिए। तो फिर से सुन लीजिए, मकर संक्रांति 14 जनवरी को पहला स्नान, मौनी अमावस्या 23 जनवरी को, बसंत पंचमी 3 फरवरी, माघी पूर्णिमा 12 फरवरी और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन ये समाप्त हुआ। 13 को स्टार्ट हुआ है और 26 को समाप्त हुआ है। इससे इसके मतलब यहाँ पे प्रयागराज महाकुंभ में जो प्रमुख इवेंट हुए, जैसे योगी आदित्यनाथ द्वारा बौद्ध महाकुंभ यात्रा का शुभारंभ किया गया है। बौद्ध महाकुंभ यात्रा का शुभारंभ यहाँ से किया गया था योगी आदित्यनाथ द्वारा, जो हमारे यहाँ के सीएम है। कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का शुभारंभ भी यहाँ से किया गया है। इसका जो टाइम, कुंभ का अगर टाइम देखा जाए तो सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की ज्योतिष स्थिति से निर्धारित होता है। जो हमारे यहाँ कुंभ का टाइम निर्धारित होता है वो सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की ज्योतिष स्थिति के आधार पर निर्धारित होता है। विश्व रिकॉर्ड, अगर यहाँ पे कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने हैं, जैसे गंगा सफाई को लेकर 329 कर्मचारियों द्वारा एक साथ एक ही समय गंगा सफाई की गई। गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। 19,278 सफाई कर्मियों ने कुंभ की सफाई में योगदान दिया, ये भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। साथ ही लगभग 10,102 लोगों द्वारा बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी हाथ की छाप पेंटिंग, सबसे बड़ी हाथ की छाप पेंटिंग कितने, 10,102 लोगों द्वारा बनाई गई थी, ये भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुई है। इतने परीक्षा के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो ये थे। बाकी आप चर्चा के हिसाब से, गांव में माहौल बनाने के हिसाब से बहुत सारे पॉइंट है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। एग्जाम के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने बता दिया। अगला जो आपका पॉइंट आता है, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025, उससे पहले हम आपको कुछ समझा देते हैं। देखिए, जो हम थंबनेल भी डाले हैं, थंबनेल जो डालते हैं इसमें कुछ प्रमुख पॉइंट हैं। जैसे थंबनेल में अगर आप समझते हैं तो यहाँ पे बीच में हो सकता है उसमें ब्लर दिख रहा हो, बीच में उत्तर प्रदेश का शासन का, उत्तर प्रदेश सरकार का चिन्ह है, जिसमें मछली और तीर, दो मछलियां हैं और धनुष तीर, ये जो है उसमें अंकित होता है। साथ में उत्तर प्रदेश का जो है राज्य खेल जो है हॉकी है। राज्य वृक्ष देखा जाए तो वो हो जाता है आपका अशोक का वृक्ष। वहीं पे कथक यहाँ का जो है नृत्य है। अगर पलाश देखा जाए, पलाश यहाँ का पुष्प है। या आप थंबनेल लिखिएगा, यहीं पे हमने सारस भी दिखाया है।
राज्य पक्षी है, अगर पशु देखा जाए तो राज्य का पशु है। ये आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप देखिएगा, उत्तर प्रदेश स्पेशल से थंबनेल में इतना चीज हमने, इतना पॉइंट हमने ऐड किया हुआ था। चलिए अगला जो टॉपिक है, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। वक्फ का अर्थ किसी व्यक्ति द्वारा अपनी चल या अचल संपत्ति को उन कार्यों के लिए अस्थायी रूप से समर्पित करना जो मुस्लिम कानून के अनुसार धार्मिक, परोपकारी या पुण्य हो। इस्लामिक कानून या इस्लाम धर्म के अनुसार जो धार्मिक और परोपकारी पुण्य के लिए जमीन दान दी जाती है उसको वक्फ भूमि कहते हैं। उसको नियंत्रित करने के लिए, उसका शासन चलाने के लिए कहाँ आवंटित की जाएगी, उसे संबंधित जो भी प्रावधान होते हैं वक्फ बोर्ड का कार्य होता है, सारे नियम कानून बनाना। वक्फ जिसका बहुवचन औफाक है, औफाक इसका वक्फ का बहुवचन है, ठीक है। अरबी भाषा का शब्द है वक्फ, किसका, अरबी भाषा का शब्द है। ये सब एग्जाम में आ सकते हैं, किस भाषा का शब्द वक्फ है, तो आप देखिएगा अरबी भाषा का शब्द जिसकी उत्पत्ति क्विफ से हुई है। वक्फ का विचार इस्लामिक कानूनों में परंपराओं का अभिन्न अंग रहा है। वक्फ की परंपरा का मुख्य आधार हदीसों में पाया जाता है, विशेषकर शहीद अल बुखारी 2737 हदीस जो वक्फ संस्था की नींव मानी जाती है। साथ में इसमें अगला जो पॉइंट इंपॉर्टेंट रहा है, इस्लाम के आगमन और मुस्लिम शासन की स्थापना के साथ ही वक्फ की अवधारणा भारत में आई। भारत में इसकी अवधारणा कब आई? इस्लाम का आगमन हुआ, मुस्लिम शासन की स्थापना जो अपने यहाँ हुई थी मध्यकाल में। जब हम देखते हैं वक्फ के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा जाता है, इस्लामिक काल, ब्रिटिश उपनिवेश काल और स्वतंत्रता के पश्चात का काल। स्वतंत्रता के पश्चात के काल में अगर देखा जाए तो वर्ष 1954 में जब भारत देश हमारा आजाद हुआ उसके बाद का जो घटनाक्रम हुआ उसमें देखा जाए स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1954 में पहला वक्फ अधिनियम पारित हुआ था, जिसके बाद वर्ष 1959 में, 1964 और 1969 में इसमें समय समय पर संशोधन किए गए। वर्ष 1984 में एक सीमित वक्फ संशोधन अधिनियम पारित किया गया, सीमित वक्फ संशोधन अधिनियम पारित किया गया। वर्ष 1995 में एक व्यापक वक्फ अधिनियम पारित किया गया। वर्ष 2013 में इस अधिनियम में एक संशोधन पारित किया गया। तो ये जो कुछ देर सबसे पहले इसका जो है स्वतंत्रता के बाद 1954 में आया था, उसके बाद समय समय पर इस पे संशोधन होता रहा है। सबसे नवीन वक्फ संशोधन विधेयक जो आया 2024 में आया हुआ है, ये दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति की अनुशंसा प्राप्त कर वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 क्रमांक 14 बन गया। 24 में विधेयक आया था और जब वो अधिनियम, विधेयक बिल को अधिनियम बनने में 1 साल का लगभग 1 साल समय लगा। 24 में बिल आया और वो एक्ट बना है 25 में। तो ये देखिएगा सबसे पहले जो आया था 1954 में, उसी में समय समय पर संशोधन होते रहे। अभी लेटेस्ट संशोधन जो हुआ है वो 2025 में आपका अधिनियम बना है। इसमें जो अगला आपका पॉइंट है, अधिनियम की धारा 1 में संशोधन करके वक्फ शब्द को बदलकर जो नया प्रावधान किया गया नए संशोधन में, उसमें जो है वक्फ शब्द को बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास कर दिया गया है। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे जाए तो वक्फ दायर करने की समय सीमा 1 साल से बढ़कर 2 साल कर दी गई है। वक्फ अधिनियम की धारा 9 की उपधारा को यथा संशोधित कर केंद्रीय वक्फ परिषद के गठन का निम्नानुसार प्रावधान किया। मतलब उसमें क्या क्या अब इसका जो संगठन रहेगा, ये कैसे कार्य करेगा, इसकी परिषद जो रहेगी, इसमें कौन कौन रहेगा। इसका अध्यक्ष वक्फ मामलों के लिए केंद्रीय सरकार के मंत्री पदेन अध्यक्ष होंगे। इसके पदेन अध्यक्ष कौन होगा? वक्फ मामलों के लिए केंद्रीय सरकार के मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। कुल 3 सांसद इसके सदस्य होंगे, जिनमें 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा से होगा। तो यहाँ जो संरचना है, संरचना एक बार जरूर पढ़ना जरूरी। बाकी और जितनी भी धारा 1 में क्या लिखा है, धारा 2 में क्या लिखा गया है, इतने डिटेल में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ के जाएंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं पढ़ के आते हैं तो लगभग जो क्वेश्चन आने का क्रम रहा है पिछले कुछ समय में वो यहाँ से ज्यादा रहा है। कहा थे हम? हाँ, अध्यक्ष। उसके बाद हमने सदस्यों को देखा, 3 सांसद सदस्य होंगे, 2 लोकसभा 1 राज्यसभा से होगा। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। मुस्लिम समुदाय से नियुक्त अगर व्यक्ति देखा जाए तो कई सदस्य होते हैं, 3 व्यक्ति जो देशव्यापी मुस्लिम संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सब यहाँ पे बाकी सदस्यों को आप देखें, लेकिन जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य थे उनका क्रम आ सकता है। साथ में उसके बाद इसमें देखा जाए विशेष प्रावधान जो किया गया, उपरयुक्त सी बिंदु, मतलब जो मुस्लिम समुदाय से नियुक्त सदस्य होंगे उसमें से 2 सदस्य महिलाएं होंगी, ये आवश्यक है। मुस्लिम समुदाय से मिनिमम 2 महिला सदस्य होनी चाहिए, ठीक है। वक्फ परिषद में, केंद्रीय वक्फ परिषद की बात हो रही है। संशोधित धारा 17 के अनुसार, धारा 17 में जो संशोधन किया गया उसके अनुसार अब वक्फ बोर्ड को प्रत्येक माह में कम से कम 1 बार बैठक करानी अनिवार्य होगी। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। पहले जो व्यवस्था करी गई थी इसमें कोई समय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया था। वक्फ बोर्ड की बैठक कब होगी कब नहीं होगी इसका कोई समय सीमा नहीं किया गया था उल्लेख, लेकिन अब जो है कर दिया गया है कि 1 माह में कम से कम 1 बार होनी चाहिए। वहीं देखा जाए धारा 20A को वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को नो कॉन्फिडेंस मोशन के द्वारा हटाया जा सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन आप देखिए, इसको भी नो कॉन्फिडेंस मोशन द्वारा ही हटाया जा सकता है।
इसमें आगे देखें तो भारत में कुल 32 वक्फ बोर्ड है। भारत में वक्फ बोर्डों की संख्या कितनी है? 32 है, जो 23 राज्यों तथा 7 केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत है। उत्तर प्रदेश तथा बिहार के दो दो वक्फ बोर्ड है। अगर यूपी और बिहार में देखा जाए तो अगर ये स्टेटमेंट आ जाए तो यूपी में 2 वक्फ बोर्ड है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। टोटल कितने हैं? 32। 32 में से यूपी में 2 है, बिहार में 2 है, यही आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश मतलब जो दोनों है, दोनों का नाम क्या है? एक तो सिया केंद्रीय वक्फ बोर्ड और दूसरा है सुन्नी केंद्रीय वक्फ बोर्ड। बाकी कुछ ऐसा खास इसमें परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं रहा है। कुछ डेट है, उनको आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, आप कुछ पढ़िएगा। पहला पंचायत उन्नत सूचकांक 2022-23, इसको देखते हैं। इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे हैं उस पर चर्चा करा जाए। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ये सूचकांक जारी किया जाता है। अप्रैल 2025 में सूचकांक जारी किया गया। 9 विषयों पर पंचायतों के प्रदर्शन को यह दर्शाता है। 9 विषयों पर पंचायत का प्रदर्शन कैसा रहा है उसको दर्शाता है। वो 9 विषय क्या है? गरीबी मुक्त एवं बेहतर आजीविका, स्वस्थ पंचायत, बाल अनुकूल पंचायत, जल पर्याप्त पंचायत, स्वच्छ एवं हरित पंचायत, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा युक्त पंचायत, सामाजिक रूप से न्यायसंगत एवं सुरक्षित पंचायत, सुशासन युक्त पंचायत और महिला अनुकूल पंचायत। ये 9 पॉइंट रहेंगे जिसके आधार पर पंचायतों का प्रदर्शन कैसा रहा है वो तय किया जाता है। कौन जारी करता है? फिर से रिकॉल करिए, पंचायती राज मंत्रालय इसको जारी करता है। स्टेटमेंट 9 विषयों को नहीं पूछेगा या पूछ भी सकता है, लेकिन मेन जो यहाँ बन रहा है कि 9 विषयों पर ये के आधार पर इसका प्रदर्शन तय किया जाता है, कैसा प्रदर्शन पंचायतों का रहा है। तो 9 विषय आप समझ लीजिए। ग्रेड जो इसको दिए गए हैं, जो ग्रेड दिया जाता है उसमें 90+ अंक प्राप्त करने वाला कोई भी ऐसा राज्य नहीं है कि जो 90+ अंक प्राप्त करे, और 90+ जो अंक प्राप्त करता है उसको पूर्ण लक्ष्य प्राप्त करता कहते हैं। तो कोई भी ऐसा राज्य नहीं रहा है जो पूर्ण लक्ष्य प्राप्त करता रहा हो, 90+ अंक प्राप्त किया हो। वही 75 से 90 अग्रणी राज्य कहा जाता है। इसमें गुजरात के 346 पंचायतें शामिल रही हैं, 270 पंचायतें तेलंगाना की शामिल रही हैं और 3 यूपी की पंचायतें शामिल हैं। यूपी की 3 पंचायतें मात्र पंचायत उन्नत सूचकांक में शामिल रही हैं। ठीक है, तो पहला उन्नत सूचकांक 2022-23 की बात हो रही है। यहाँ पे 60 से 75 को बेहतर प्रदर्शन में रखा जाता है, जो स्कोर प्राप्त करता है। 40 से 60 आकांक्षी और 40 से अधिक को आरंभिक स्तर में रखा जाता है। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो किस राज्य की पंचायतें इसके अंदर का उन्नत करार दी गई है, सबसे ज्यादा उन्नत रही हैं, तो गुजरात पहले नंबर पर रहा। सबसे ज्यादा पंचायतें गुजरात की रही, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना, फिर एमपी, तब जाके 5वें नंबर पे यूपी का इसमें स्थान है। यूपी के शीर्ष स्थान में धनोहरी ग्राम पंचायत 76.43 स्कोर के साथ सबसे ऊपर रही है। धनोहरी ग्राम पंचायत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश की धनोहरी ग्राम पंचायत सबसे ऊपर रही है। तो ये अग्रणी में, क्योंकि 76.43 है तो अग्रणी में आएगी, पूर्ण लक्ष्य प्राप्त करता नहीं रहेगी। तो अगर स्टेटमेंट या पूर्ण लक्ष्य प्राप्त करता में कोई पंचायत रही तो कोई भी ऐसी पंचायत देश की नहीं रही है जो पूर्ण लक्ष्य प्राप्त की हो। ये लक्ष्य किस आधार पर? 9 विषयों के आधार पर तय किए गए थे। अगला आपका पॉइंट है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025। यहाँ पे जो पहला पंचायत उन्नत सूचकांक 2022-23 लिखा गया है और जारी किया जा रहा है 2025 में, तो 22-23 के आधार पर 22-23 में कैसे उनका प्रदर्शन रहा उस आधार पर 25 में जारी किया गया। टाइम लग गया थोड़ा जो है इवेल्युएट करने में, ठीक है ना, पहला पहला था तो थोड़ा और टाइम लग गया। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 की बात अगर की जाए तो इसका जारीकर्ता कौन है? टाटा ट्रस्ट प्लस 6 समूह के सहयोग से यह जारी किया जाता है। 6 समूह जो है टाटा ट्रस्ट में जारी करता है, उसके 6 समूह और इसमें भागीदार हैं। 6 समूह है: सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज, कॉमनवेल्थ, ह्यूमन राइट इनिशिएटिव, डच और टिस प्रयास विधि, सेंटर फॉर लिविंग पॉलिसी। इतने 6 और समूह हैं जो टाटा ट्रस्ट के साथ मिलकर रिपोर्ट जारी करते हैं। पहली बार 2019 में रिपोर्ट जारी की गई थी। कौन सी? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। कर्नाटक दूसरी बार पहला स्थान इसमें प्राप्त करने वाला रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार इस रिपोर्ट के 4 मुख्य स्तंभ रहते हैं कि किसी भी राज्य की, किसी भी स्टेट की पुलिस कैसी है, न्यायपालिका कैसी है, वहां की जेल व्यवस्था कैसी है, या वहां पे जो लीगल एड दिया जाता है, कानूनी व्यवस्था, जो कानूनी सहायता दी जाती है वो कैसी, जो वकील करने का आपको सरकार की तरफ से वकील दिए जाते हैं या फिर जो भी कानूनी व्यवस्था है वो वहां पे कैसी है, इसके आधार पर ही इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी की जाती है। बाकी और तो कुछ इसमें, कर्नाटक दूसरी बार लगातार पहला स्थान हासिल किया, बस यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट था।
आप देख लीजिएगा। बाकी एक टेबल दी गई है, टेबल में आप अगर देखेंगे तो कर्नाटक जो है सबसे ऊपर रहा है, जैसा हमने चर्चा किया है। वहीं जो है 7 छोटे राज्यों में देखा जाए, छोटे राज्य में सिक्किम सबसे ऊपर रहा है, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश। आपदा प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2025, ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपदा प्रबंधन में अगर देखा जाए तो जो मूल बिंदु रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण एनडीएम में, ठीक है, और राज्य आपदा प्रबंधन अधिकरण को आपसी समन्वय से अब कार्य करेंगे, ये दोनों मिलजुल कर कार्य करें। अब एनडीएम में बिना केंद्र सरकार के भी विनियमन बना सकता है। बिना केंद्र सरकार के अभी एनडीएम जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी थी, उसके पास ये अधिकार नहीं था कि खुद से नियम कानून बना सके। अब बिना ही केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के भी वो अपने लिए कानून बना सकती है। इससे क्या होगा, कानून बनाने में थोड़ा जटिलताएं जो थी वो कम होंगी, तो अधिकतम कल्याण हो पाएगा लोगों का। ऐसा नहीं कि आपके यहाँ बाढ़ आई तो पहले केंद्र सरकार की परमिशन नहीं मिले, या कोई तत्काल कुछ संशोधन करना, केंद्र सरकार जब संशोधन करेगी तब जाकर उसमें होगा, तब खुद से बना सकते हैं। राज्य सरकारों में देखा जाए, एनडीआरएफ स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का गठन कर सकती है। अब जो है राज्य सरकारें स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का गठन कर सकती हैं अपने राजधानी और बड़े शहरों के लिए। जो राज्य हैं वो अपने राजधानी और बड़े शहरों के लिए एसडीआरएफ का गठन कर सकते हैं। इससे पहले एनडीआरएफ सब जगह कार्य करती थी। और साथ में दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर, ऐसा नहीं कि सारे राज्य जो है एसडीआरएफ का गठन कर सकते हैं, दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर बाकी जितने भी राज्य हैं वो अपने लिए एसडीआरएफ का गठन कर सकते हैं, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चलिए, जो अगला पॉइंट आपका है, तमिलनाडु सरकार बनाम तमिलनाडु राज्यपाल सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। दोनों भैया विवाद हुआ तमिलनाडु सरकार और तमिलनाडु के राज्यपाल में। ये तो राज्यपाल और सरकार जब जो है केंद्र में कोई दूसरी सरकार हो, राज्यों में कोई दूसरी सरकार हो, तो आपस में ये तनातनी चलती रहती है। ये कोई ये पॉलिटिकल स्टंट है। उस पॉलिटिकल स्टैंड से जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। तमिलनाडु राज्यपाल, अगर राज्यपाल का नाम पूछ लेता तमिलनाडु का कौन था, तमिलनाडु के राज्यपाल का नाम है आर एन रवि ने बहुत से कानूनों पर या तो स्वीकृत नहीं दिया या तो लंबे समय तक लंबित कर दिया। तमिलनाडु सरकार द्वारा बहुत से ऐसे कानून थे जो पारित किए गए, उसको जो है राज्यपाल ने कहा भैया हम स्वीकृति नहीं देंगे, या तो जो वो रिजर्व कर लिए, किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर दिया। तो तमिलनाडु सरकार, डीएमके सरकार जो वहां पे थी, ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें निर्णय दिया, जिसमें विधेयकों के संबंध में राज्यपाल की सीमा को स्पष्ट किया गया। ये बहुत ही समझ लीजिए कि पॉलिटिकल रूप से हाईलाइटेड मुद्दा रहा है, क्योंकि फिर वहां पे हमारे राष्ट्रपति भी जो है पूछते हैं सुप्रीम को, सॉरी, वहां के न्यायालय से, तमिलनाडु सरकार से, या सुप्रीम कोर्ट से पूछते हैं क्या आपके पास 143 के तहत, राष्ट्रपति उनसे मांग कर रहे हैं और कहते हैं उनसे 143 में राष्ट्रपति को पावर दी गई कि वो अपनी सहायता के लिए सुप्रीम कोर्ट से वो कोई विधि सम्मत है कि नहीं उसके लिए जानकारी ले सकते हैं। तो 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति ने क्या कहा कि आपको 142 क्या ये अधिकार देता है कि राज्यपाल जो सब्जेक्ट रिजर्व किया है आप उसका रिव्यू कर सके। तो यहाँ पे ये मुद्दा रहा है, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के बीच में भी थोड़ा तनातनी हो गई थी। तो जो वहां की सरकार थी, डीएमके सरकार, वो राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाती है और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देती है वो सुनिएगा। आर्टिकल 200 के अनुसार राज्यपाल पुनः पारित होकर बिल पर हस्ताक्षर से इनकार नहीं कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अगर कोई बिल जो है पुनः पारित होकर जाता है, ये तो आर्टिकल 200 में हमारे लिखा गया है, तो उस पर राज्यपाल को हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है, लेकिन रिजर्व तो कर सकते हैं, वापस नहीं कर सकते हैं। हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है, लेकिन वो 200 आर्टिकल ये कहता है कि वो रिजर्व तो कर सकते हैं। तो वहां पे जो है अगर जो है रिजर्व कर लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर राज्यपाल ने दोबारा पारित हुआ विधेयक भी रिजर्व कर लिया, या रिजर्व जो पहले से रिजर्व था उसको समय सीमा के अंदर रख दिया, पहले इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी, अब इसके लिए समय सीमा का निर्धारण कर दिया गया है। समय सीमा क्या रही, सुप्रीम कोर्ट ने 10 कानूनों को स्वीकृति जो 10 कानून जो है राज्यपाल द्वारा रिजर्व कर लिए गए थे, 10 कानूनों को स्वीकृति दी और राज्यपाल के लिए समय सीमा भी तय कर दी, जिस पर राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 143 के तहत जवाब मांगा कि क्या संविधान सुप्रीम कोर्ट को यह करने का अधिकार देता है कि भैया जो राज्यपाल रिजर्व कर लिए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया हम सब कर सकते हैं,
मूल ढांचा का उल्लंघन होगा तो हम सब कर सकते हैं। न्यायिक सक्रियता तो इंडिया में बहुत ज्यादा हो गई है। तो प्रमुख निर्णय के लिए ये दृष्टि पेज 47 पे अगर देखा जाए समय सीमा के लिए तो कहाँ गया, हाँ, यदि मंत्रिपरिषद के खिलाफ जो न्यायालय जो ना इसमें जो प्रमुख सीमाएं तय की गई वो समझिए आप लाइन बाय लाइन अच्छे से। यदि मंत्रिपरिषद की सलाह विधेयक पर अनुमति को रोकने हेतु या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करने हेतु तो ऐसी सलाह पर भी राज्यपाल 1 माह में कदम उठाएंगे। अगर उसको आरक्षित कर लिया गया है तो 1 माह के अंदर कदम उठाया जाएगा। यदि राज्यपाल राज्य सरकार की सलाह के विपरीत किसी विधेयक पर स्वीकृति देने से इनकार करते हैं तो उन्हें इस विधेयक को अपनी आपत्तियों का कारण संदेश संलग्न करके अधिकतम 3 माह के भीतर विधानसभा को लौटाना होगा। बिना संदेश के अनिश्चित रोक की अनुमति नहीं होगी, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यदि राज्यपाल, देखिए अब जो है अगर ये कह दिया कि अब राज्यपाल स्वीकृत विधेयक को अगर अस्वीकार करता है तो अस्वीकार के निर्धारण या उसको अस्वीकार क्यों किया है इसको आपको विधायिका या विधानसभा को लिखित रूप से देना पड़ेगा 3 माह के अंदर। पहले ये प्रावधान नहीं था, अब सुप्रीम कोर्ट ने बाउंडेशन लगाई है तो एग्जाम में आ सकता है। यदि राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद की राय के विरुद्ध विधेयक को राष्ट्रपति के विचार मतलब राज्य की मंत्रिपरिषद कहती है तो ये कहा गया हमारे संविधान में कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद के राज्य की मंत्रिपरिषद के विरुद्ध कार्य नहीं करेगा, जो वो कहेगी उसी हिसाब से कार्य करेगा। और मंत्रिपरिषद कहती है भैया इस पे साइन करिए और राज्यपाल कहते हैं हम साइन नहीं करेंगे, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में अधिकतम 3 माह के भीतर इसका निर्णय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आरक्षित करिए तो अनिश्चित काल के लिए आरक्षित हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि राज्यपाल से पहले किसी विधेयक को विधानसभा को पुनर्विचार हेतु लौटाया था और विधानसभा ने उसे पुनः पारित करके राज्यपाल को भेज दिया तो अधिकतम 1 माह के भीतर राज्यपाल को अनुमोदन देना ही होगा। यदि राज्यपाल 1 माह के भीतर अनुमोदन नहीं देते हैं तो समक्ष न्यायालय या सक्षम न्यायालय के समक्ष परमादेश का विकल्प विद्यमान होगा। परमादेश रिट हमारे आर्टिकल 32 में 5 प्रकार के रिट का उल्लेख किया गया, उसमें से एक रिट होती है परमादेश। परमादेश के तहत जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अपने पास या हाई कोर्ट के पास भी अधिकार है कि वो उसको अपने पास मंगा सकती है। तो आर्टिकल 200 क्या कहता है, 201 क्या कहता है, 142 क्या कहता है, ये सब आप इसमें दृष्टि में लिखा गया, आप देखिएगा। अब यहाँ पे जीएस की क्लास आपको नहीं बताई जाएगी। बॉयलर अधिनियम 2025 1923 के बॉयलर एक्ट को रिप्लेस करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें था कि 1923 का बॉयलर एक्ट, उसको जो नया बॉयलर अधिनियम 2025 आया है वो रिप्लेस करेगा। बॉयलर समवर्ती सूची के तहत आता है। बॉयलर जो होते हैं, बॉयलर क्या होते हैं, जो हाई हीट उच्च तापमान को जो है रिजर्व करते हैं। मुख्य प्रावधान इसमें क्या किया गया है, केंद्रीय बॉयलर बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार निरीक्षण और प्रबंधन के लिए निरीक्षक नियुक्त करेंगे। सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था 1923 के अधिनियम को ये रिप्लेस करेगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था बॉयलर समवर्ती सूची के तहत आता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मुख्य प्रावधान केंद्रीय बॉयलर बोर्ड के गठन का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। साथ में राज्य सरकारें भी इसके निरीक्षण के लिए एक जो है निरीक्षक की नियुक्ति करेंगी। निर्माण और संचालन के लिए से पूर्व निरीक्षण जरूरी होगा, राज्य सरकारों को ये निर्देश दिया गया है। इसके बाद जो आपका अगला पॉइंट आता है, भारत के सामाजिक सुरक्षा डाटा पूलिंग अभ्यास का प्रथम चरण। भारत के सामाजिक सुरक्षा पेज नंबर 48 पे आप देखिएगा। इससे जो प्रमुख इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की अद्यतन विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2024-26 के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज जो वर्ष 2021 में 24.4% था, दोगुना होकर वर्ष 2024 में 48.8% हो गया है, जो कल्याणकारी पहुंच के लिए उल्लेखनीय विस्तार को दर्शाता है। अभी हमारे 3 जन सुरक्षा योजनाओं को 10 वर्ष पूरे हुए थे, अभी पिछली क्लास में ही आपको बताया गया था। वो 3 योजनाएं कौन कौन सी थी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना। ये 3 जन सुरक्षा योजनाओं को 10 वर्ष पूरे हुए थे। इन्हीं योजनाओं से संबंधित ये डाटा है कि वर्ल्ड बैंक कह रहा है अपनी रिपोर्ट, विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट कौन जारी करता है, वर्ल्ड बैंक जारी करता है, सॉरी ILO अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन जारी करता है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जो है इसका जो है प्रथम चरण का अभ्यास कराया गया है। ये ILO की विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2021 की तुलना में 2024 में दोगुना हो गया है। इसका उद्देश्य क्या है, भारत के समाज की सुरक्षा है, कई योजनाओं से डेटा को समेकित करना। इसका उद्देश्य क्या है, भारत के समाज की सुरक्षा है तो कई सारी योजनाएं जो हैं उनसे डेटा एकत्रित किया जाए। जो ये पूलिंग अभ्यास जो है, डाटा पूलिंग अभ्यास जो है, इसके तहत ये प्रावधान किया गया है। जितने भी जन सुरक्षा योजनाएं हैं उनसे डाटा एकत्रित करना,
डाटा एकत्रित करने से क्या होगा, अधिकतम कल्याण सुनिश्चित कर पाएगी। पहले चरण में 10 राज्यों को इसके अंतर्गत टारगेट किया जाएगा। पूलिंग प्रथम चरण यहाँ ऊपर लिखा है ना, पहले चरण में 10 राज्यों को टारगेट किया जाएगा, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी। तो इसमें यूपी भी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और गुजरात। लगभग 65% भारतीय, 65% भारतीय में लगभग 52 करोड़ लोग आ जाते हैं। लगभग 65% भारतीय लोग किसी ना किसी योजना के माध्यम से सामाजिक कवरेज में आते हैं। कोई ना कोई सामाजिक सुरक्षा के माध्यम, जैसे जीवन ज्योति, अटल पेंशन योजना है, देख लीजिए, ऐसे कई सारी योजनाएं चलाई जाती हैं। इन योजनाओं के तहत ही लगभग लगभग देश के 65% लोग आते हैं। जैसे आपकी हमने 3 योजना बताई, 10 वर्ष पूरे, उसके साथ साथ आयुष्मान भारत योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, अटल पेंशन योजना चर्चा हुई, ई श्रम पोर्टल, आज जो प्रमुख योजना है इनके तहत करीब करीब 92 करोड़ लोग आते हैं जन सुरक्षा योजनाओं के तहत। 2015 में 15% से बढ़कर सामाजिक कवरेज अब 64%, 64.3%। देखिए कितना वृद्धि हुई। 2015 में 15% लोग सामाजिक सुरक्षा योजनाओं अंतर्गत थे, परंतु वर्तमान में देखा जाए तो 64.3% लोग इसके अंतर्गत हो गए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के बारे में अगर देख लिया जाए तो क्या प्रचार उचार करने के लिए तो पूछेंगे नहीं कौन कितना प्रचार किया, क्या किया। इसमें देखा जाए तो कुल सीटें जो दिल्ली विधानसभा में वो 70 सीटें हैं। 12 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं। टोटल सीटें कितनी है, 70। और कितनी सीटें आरक्षित की गई अनुसूचित जाति के लिए, 12 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं। जो नई सीएम बनी है वो रेखा गुप्ता बनी है। विधानसभा देखा जाए तो वो शालीमार बाग से बनी हुई है। किस पार्टी को हराया, आम आदमी पार्टी को। वर्तमान में उसकी जो सीएम रही है वो आतिशी रही है। वर्तमान में तत्कालीन उस समय जो सीएम थी वो आतिशी रही है। वर्तमान में तो अब जो है रेखा गुप्ता नई सीएम बन गई हैं दिल्ली की। और कहाँ से, किस सीट से जीती, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो दिल्ली की सीएम बनी नहीं वो किस विधानसभा सीट से जीती हैं, तो शालीमार से। दिल्ली विधानसभा में कितनी सीटें हैं, तो 70। अभी जो है 2-3 जगह और चुनाव में सारे एक एक करके चर्चा होगी, तो आपको अगर मिलान करने को आ जाता है, विधानसभा सीटें दे दिया, एक तरफ जो है सीटों का संख्या लिख दी गई, दूसरी तरफ उस विधानसभा का नाम लिख दिया गया और मिलान करने के लिए दे दिया गया, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये सब क्वेश्चन ही करंट के इवेंट होते हैं, इसलिए आते हैं। यूरोपीय आयोग के अगला जो पॉइंट हमारा है, अगला जो टॉपिक है, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष की भारत की आधिकारिक यात्रा। यूरोपीय आयोग के जो अध्यक्ष थे भारत की यात्रा किए हैं। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन, नाम क्या था, उर्सुला वान डेर लेयन का तीसरा भारतीय दौरा था। तो बस यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यूरोपीय आयोग की जो अध्यक्ष थी उनका नाम क्या है, किस डेट में भ्रमण की है, तो 27 से 28 फरवरी 2025 के मध्य भारत का भ्रमण की थी। भारत आई थी अपने आधिकारिक यात्रा पर। इसका नाम उर्सुला वान डेर लेयन है। ठीक है, ऐसा ऐसा नाम रहता है कि बता ही ना पाई। लीड्स रिपोर्ट 2024 अगर देखा जाए, लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट रिपोर्ट है। लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, नाम क्या है, नाम से आप गेस करिएगा। लॉजिस्टिक्स क्या होती है, व्यापार करने के लिए जो वस्तुएं थी। लॉजिस्टिक ईज, ईज मतलब उसको जो है जो वाहन के आवागमन की सुगमता है उसको आसान बनाया जाए। लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, दो राज्यों के मध्य। तो लीड्स रिपोर्ट, लीड्स किससे संबंधित है, लीड्स शब्द आता है तो आप इसके फुल फॉर्म से ही आधी चीजें तो आपकी यहीं से गेस हो जाएंगी। ये क्या कहना है, इसका उद्देश्य क्या होगा, यही आप समझ जाएंगे। तो कई योजनाएं इवन कई सारी ऐसी होती, कई सारे प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिनका उनके नाम में ही अर्थ छिपा होता है। 2024 लीड्स रिपोर्ट क्या कहती है, यह सर्वेक्षण जो है केंद्रीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इस समय तत्कालीन उसके मंत्री कौन है, पीयूष गोयल, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री रहे हैं। कि उद्योग संवर्धन में आंतरिक व्यापार विभाग डीपीआईआईटी द्वारा जो है ये संचालित की गई थी। लीड्स रिपोर्ट किसे डीपीआईआईटी द्वारा संचालित किया, डीपीआईआईटी द्वारा जारी की जाती है। ये जो है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत विभाग है। पहला संस्करण इसका 2018 में जारी किया गया था, ये 6वां संस्करण इसका जारी किया गया है। इसके 4 स्तंभ, इस रिपोर्ट्स के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, स्थल रुद्ध राज्य, इनमें जो है राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। स्तंभ जो है इसमें चौथा सस्टेनेबिलिटी एंड इक्विटी लॉजिस्टिक पहली बार शामिल किया गया। 4 स्तंभों में सस्टेनेबिलिटी एंड इक्विटी लॉजिस्टिक पहली बार शामिल हुआ है। बाकी 3 जो हैं उनको देख लिया जाए। बाकी 3 कौन कौन से दिया है क्या,
चलिए, इसमें भी नहीं दिया गया है, देख लीजिएगा आप लोग। लेकिन जो चौथा स्तंभ शामिल किया गया है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबिलिटी एंड इक्विटी लॉजिस्टिक, पहली बार इसमें शामिल हुआ 4 स्तंभों में से। और जो इसमें 4 श्रेणियां होती हैं, 4 स्तंभ है और 4 श्रेणियां, किसमें लीड्स रिपोर्ट की बात हो रही है, स्थल रुद्ध राज्य, तटीय राज्य, पूर्वोत्तर राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र, ये 4 क्षेत्र इसके अंतर्गत कवर किए जाते हैं। त्रिपुरा के बारे में अगर देखा जाए, त्रिपुरा भाषणी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, पर हस्ताक्षर किया त्रिपुरा। भाषणी क्या है देखा जाए, भारत का एआई संचालित भाषा अनुवाद मंच। अगर भाषणी के बारे में आ जाता है, एक शब्द है ये बस, भाषणी क्या है, भाषणी किससे संबंधित है, अगर बस एआई संबंधित यही आ जाता है तो ये भी सही हो जाएगा। एआई संचालित भाषा अनुवाद मंच है, अगर भाषा अनुवाद मंच भी कह देता है तो वो भी आपका ऑप्शन सही होगा। हमें जितने भी टॉपिक पढ़ने हैं उसको क्वेश्चन बना के पढ़ने, इससे किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तब आप उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको निकाल सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चन ओरिएंटेड आप पढ़िए। इस समय आपके पास इतना टाइम नहीं बचा हुआ है कि आप पूरा करंट अफेयर को लाइन बाय लाइन पढ़िए, लाइन बाय लाइन पढ़ते, आप साल भर तो पढ़े ही होंगे कुछ ना कुछ करंट अफेयर, अगर आपको पीसीएस देना था तो ऐसे में सिर्फ आप यहाँ पे क्वेश्चन आंसर के रूप में सॉल्व करते जाइए सारे टॉपिक को, कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो वो क्वेश्चन का जो था, भाषणी की बात की, इसमें क्वेश्चन आ सकता है भाषणी क्या है, एआई संचालित भाषा अनुवाद मंच है, या सिर्फ भाषा अनुवाद मंच आ सकता है, या एआई संबंधित है शब्द है, तो ये भी आ सकता है। 2021-22 के बजट में इसकी शुरुआत की गई थी, त्रिपुरा ने इसके एमओयू पर हस्ताक्षर किया, 21-22 में शुरू किया गया था, अभी त्रिपुरा ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया। भारत सरकार के सभी निदेश और कार्यक्रम का 11 भाषाओं में इसमें अनुवाद किया जाता है। कुंभ में व्यापक रूप से इसका प्रयोग हुआ था, भाषणी का प्रयोग कुंभ में व्यापक रूप से किया गया था। चलिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में समझ लेते हैं। ये देखिए, वन स्थिति रिपोर्ट जो है, इसके जितने भी डाटा है आप बुक से जो इसे आप अपने ई दृष्टि से पढ़ लीजिएगा। ये क्योंकि 2023 की रिपोर्ट के आधार पर प्रति 2 वर्ष पे जारी की जाती है, अभी इस वर्ष की नहीं आई हुई है, तो जब इस वर्ष की आएगी तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, अभी आई नहीं है, उससे पहले आप जो पुरानी वाली 2023 की रिपोर्ट उसको पढ़िएगा। 2023 की रिपोर्ट में क्वेश्चन आया था, कभी भी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट डाटा नहीं देगा, वो घुमा के पूछेगा। जैसे पूछा 2023 में कि उत्तर प्रदेश में वनाच्छादित क्षेत्रफल कितना था, लगभग 21 या 27 ऐसे कुछ दिया हुआ था, तो उसमें स्टेटमेंट सही था या गलत था, बस इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, स्टेटमेंट वाइज आएंगे। कोई भी डाटा रहेगा, मान लीजिए कह दिया वनाच्छादित क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में घटा है या बढ़ा है, तो स्टेटमेंट वाइज आपको जो है डाटा तैयार करना है, ये नहीं कि एक एक डाटा रटते हुए चले जाना है, तो डायरेक्ट डाटा रट के जाएंगे। क्या होता है ना कि जीएस भी हमारा ऐसा है, आप एग्जाम के लिए आपको हिंट देते हैं कि मैथ के फॉर्मूला जैसे होते हैं, तो जो हमने जीएस में पढ़ा है वो फॉर्मूले पढ़े हैं, थियरी पढ़ी है, इस थियरी को प्रैक्टिकली यूज कैसे करना है, एक डाटा को ही कितने प्रकार से हम घुमा के यूज कर सकते हैं। कई बार होता है जितने क्वेश्चन आए होते हैं आपके पढ़े हुए ही क्वेश्चन आते हैं, परंतु उसकी लैंग्वेज ऐसे घुमा के होती है कि आप समझ नहीं पाते हैं, फिर जब आप रूम पे आते हैं तो आपको वही क्वेश्चन आ रहा होता है, परंतु एग्जाम में आपको क्वेश्चन नहीं आता है। रीजन क्या है, क्योंकि हम उसको घुमा फिरा के कई तरीके से पढ़े नहीं होते, बस जो लिखा है हूबहू हमने रट के हम जाके एग्जाम में बैठ गए और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा एग्जाम निकल जाए। ये कहना कि मैक्सिमम इंजीनियर आईआईटीएन आजकल जो है यूपीएससी या पीसीएस जैसे एग्जामों में सिलेक्ट हो रहे हैं, उसका रीजन रहा है क्योंकि वो फॉर्मूले पढ़ते हैं और फॉर्मूले को फिर इंप्लीमेंट करते हैं। तो हम जो पढ़ते हैं, मान लीजिए अपने संविधान में जितने आर्टिकल पढ़े वो एक तरीके से फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को पहले इंप्लीमेंट करना सीखिए, इंप्लीमेंट करके फिर क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए ठीक है, इधर उधर की बात नहीं करते हैं, आइए आपको टॉपिक भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023, ये पेज नंबर 49, 50, 51, 3 पेज पे लगातार दी गई है। इसमें बहुत डिटेल में सब कुछ दिया गया, कहाँ पे कितना वनावरण है, इसमें जो टेबल में डाटा दिया गया ये आप पढ़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे टॉपिक है, क्वेश्चन आ सकते हैं। वैसे पुराने आए हुए हैं तो उतने भी चांसेस नहीं, फिर भी जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इसमें है महत्वपूर्ण, वो हम बताते हैं। देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर ये जारी की जाती है। इसका सेंटर कहाँ है, देहरादून में स्थित है। वन सर्वेक्षण देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण प्रत्येक 2 वर्ष पे रिपोर्ट जारी करता है, 2023 में आई थी। अब आपको जो है क्या करना है, इसको पढ़ना है पूरा पूरा। कुल आवरण देखा जाए भौगोलिक क्षेत्र का 21.76% है, और उसके बाद देखा जाए वृक्षारोपण और वनारोपण दोनों मिला दिया जाए तो 25.17% है। टोटल वनावरण भौगोलिक क्षेत्र का, वनावरण और वृक्षारोपण दोनों अलग अलग चीजें, वनावरण क्या होता है, वृक्षारोपण क्या होता है,
ये सब अगर जीएस के सब क्लियर होना चाहिए आपको। नहीं अगर क्लियर है तो हमारी क्लास से जुड़िएगा, उसमें सब कुछ बताया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, एग्जाम के समय इस समय ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। ओल्ड रिपोर्ट में जो कहा गया, जो ओल्ड रिपोर्ट है उसमें जीएस का हिस्सा आप सब पढ़िए और उसको लाइन बाय लाइन जैसे हम कुछ चर्चा कर देते हैं, आपको एक हिंट के रूप में हम जो डाटा दिया गया है, जो आप टेबल को भी आपको जैसे पढ़ना है तो टेबल के किस हिसाब से पढ़ना है। मान लीजिए जहां उत्तर प्रदेश कहीं अगर दिखे तो हम उसको बताते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षारोपण वाले शीर्ष 3 राज्यों में उत्तर प्रदेश रहा है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, शीर्ष 3 राज्यों में उत्तर प्रदेश रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षारोपण वाले राज्यों में, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अब यहां दिया गया उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण इतने वर्ग किलोमीटर है, तीसरे नंबर पर है, तो इसको स्टेटमेंट वाइज आप याद करिए, ठीक है। या उत्तर प्रदेश जो है वृक्षारोपण के क्रम में राजस्थान और महाराष्ट्र से नीचे रहा है, ऐसा क्वेश्चन आ गया। कितना ज्यादा आप उसको डिराइव कर सकते हैं, ये वन स्थिति रिपोर्ट से या जितने टेबल होते हैं, जितने डाटा होते हैं उससे आता है। उत्तर प्रदेश में वनावरण की स्थिति अगर देखी जाए तो सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले जिले जो हैं सोनभद्र, लखीमपुर खीरी और मिर्जापुर रहे हैं। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिले, देखो वनावरण क्षेत्रफल और प्रतिशत में अंतर है। मान लीजिए, चलिए ये कितना बड़ा जिला है, कितना बड़ा जिला है, इसमें जो है इसका क्षेत्रफल हम अगर 100 मानते हैं, इसका 500 मानते हैं, इसका आधा कर देते हैं तो ये 250 क्षेत्रफल हो गया। लेकिन प्रतिशत कितना हुआ, 50% ही तो क्षेत्रफल हुआ। परसेंटेज के हिसाब से क्षेत्रफल 50% हुआ और एरिया के हिसाब से 250 हो गया। इसमें अगर इसका हम थोड़ा सा, बस यहाँ पे 1 नहीं है, बाकी सब पूरा 1 1 है, लगभग मानते इसमें 80% 1 है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना होगा, 80 तो होगा, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो कम है, परंतु क्षेत्रफल के एरिया की दृष्टि से कम, प्रतिशत के हिसाब से ये अधिक हो गया है, तो इस हिसाब से वहां पे वो डाटा दिया जाता है। तो वनावरण प्रतिशत वाले जिले में अगर देखा जाए सोनभद्र, फिर सोनभद्र ऊपर ही रहा है। तो अगर ये स्टेटमेंट आ जाता है, सोनभद्र उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो क्षेत्र और क्षेत्रफल की दृष्टि और क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि दोनों में सर्वाधिक रहा है, तो ये स्टेटमेंट सही होगा। यहाँ पे एक भी स्टेटमेंट आप डिराइव कर सकते हैं। बाकी न्यूनतम वनावरण वाले क्षेत्र में देखा जाए तो भदोही, मऊ और संभल, और न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिले में देखा जाए तो संभल, भदोही और मैनपुरी। ये अगला जो आपका है सोनमार्ग सुरंग का उद्घाटन, सोनमार्ग सुरंग का उद्घाटन हुआ। देखिए भैया किसको किसको जोड़ेगी ये, सभी मौसम कनेक्टिविटी के लिए जेड मोड परियोजना को आरंभ किया गया। जेड मोड परियोजना के तहत ही इस सुरंग का उद्घाटन हुआ, उसके तहत ही ये बनी है। इसका उद्घाटन, जिसका नाम बदलकर सोनमर्ग सुरंग कर दिया गया। पहले इसका नाम जेड मोड परियोजना के तहत था, अब इसको सोनमर्ग सुरंग कर दिया गया है। उद्घाटन देखा जाए 23 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जम्मू कश्मीर में किया गया है, जेड मोड सुरंग या सोनमर्ग सुरंग का। NH1 पर भारी बर्फबारी NH1 से संबंधित है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले से 12 किलोमीटर, कहां पर, जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में स्थित है, 12 किलोमीटर लंबी सुरंग है। गगनगीर और सोनमर्ग के बीच ये बनी हुई है, ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना, जो अगला आपका टॉपिक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट फिर हो जाता है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। केन बेतवा जो है एमपी के खजुराहो में 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री द्वारा शिलान्यास किया गया। किसका, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का शिलान्यास किया गया। कहाँ पे, एमपी के खजुराहो में। राष्ट्रीय डेट भी याद कर लेगा, 25 दिसंबर 2024। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत पहली नदियों को जोड़ने वाली परियोजना है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत पहली बार नदियों को जोड़ने वाली परियोजना कौन सी है, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना। ये भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। विश्व जल दिवस के मौके पर यूपी, एमपी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ था, यूपी, एमपी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के तहत। इसके तहत छतरपुर जिला में केन नदी पर बांध बनाया जाएगा। एमपी के छतरपुर जिला में केन नदी पर बांध बनाया जाएगा। इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी की भी स्थापना की गई है। केन नदी कटनी जिला के उद्गम बादा जिला में यमुना में मिल जाती है। केन नदी का किसकी सहायक नदी, यमुना की। कहाँ पे मिलती है, कटनी में। केन नदी कटनी जिला में उद्गम, सॉरी यहाँ गलत हो गया। केन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कटनी में होता है। और यमुना में कहाँ आके मिलती है, ये बादा जिला में आके यमुना में मिल जाती है। इस पर एक राहन वाटरफॉल भी है।
तो राहन वाटरफॉल कहाँ पे, किस नदी पे स्थित है, तो वो केन नदी, आप बताइएगा। एवं केन घड़ियाल सेंचुरी भी केन नदी पर ही स्थित है। राहन वाटरफॉल और केन घड़ियाल सेंचुरी, केन से आप निकाल ले जाएंगे, वहां पे टाइप कर, परंतु राहन वाटरफॉल जब पूछता है तो वो केन नदी पर स्थित है, ये बताइएगा। साथ ही पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है, तो पन्ना निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नदी जो पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है, तो केन नदी, आप बताइएगा। बेतवा का उद्गम अगर देखा जाए तो रायसेन जिला एमपी से हुआ है। इस पर 3 बांध, परीछा, राजघाट और माता टीला अवस्थित है। ये सब इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए बाढ़ आ गया किस नदी पे है, तो वो भी आप यहाँ से सही करिएगा। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग और सौर परियोजना, आपका अगला जो पॉइंट है, ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। एमपी का खांडवा जिला में ये परियोजना चलाई जा रही है। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर पार्क देश का सबसे बड़ा सौर पार्क है। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव, अगला पॉइंट है, भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव मसाली दिसंबर 2024 में घोषित किया गया है। मसाली को भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव घोषित किया गया। मसाली गुजरात के बनासकांडा जिले में स्थित है। यह मोढेरा के बाद गुजरात का दूसरा सौर से संचालित गांव बना है। मोढेरा गुजरात का पहला सौर संचालित गांव था। अगला देखिए आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत का पहला संविधान संग्रहालय, भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थित किया गया, कहाँ बनाया गया है, ये ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में स्थित वहां बनाया गया। इसका उद्घाटनकर्ता कौन थे, ओम बिरला। देखिए हर जगह मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं, परंतु जो है ये भारत का पहला संविधान संग्रहालय बनाया गया, इसका उद्घाटन ओम बिरला कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओम बिरला प्लस केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री रहे हैं, अर्जुन राम मेघवाल उनका नाम है। ये दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से इस योजना का उद्घाटन किया था। कौन थे, केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल और ओम बिरला द्वारा ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में भारत का पहला संविधान संग्रहालय स्थापित किया गया। भारत का पहला प्रथम रोबोटिक टूर गाइड, संविद करके एक संविद नाम रखिएगा, भारत का पहला रोबोटिक टूर गाइड है, उसको संविद कहते हैं, वो इस संग्रहालय में स्थापित किया गया है। ठीक है, वो क्या करेगा, इसको भी संविधान दिवस के अवसर पर ही भारत के पहले संग्रहालय टूर गाइड रोबोट का अनावरण किया गया है। भारत के पहला टूर गाइड रोबोट है। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुआ, अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव पड़ा है, उसके बाद झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव देख लीजिए। झारखंड में कुल 81 सीटें हैं, जिसमें से 9 अनुसूचित जाति, 28 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं। इंडिया अलायंस का नेतृत्व कर रही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसमें जीत हासिल की है और नए सीएम जो है हेमंत सोरेन ने शपथ ली है इसमें। भाई इतना इंपॉर्टेंट था। अगला जो है महाराष्ट्र के चुनाव में देखा है 288 विधानसभा सीटें महाराष्ट्र में, जिसमें 29 अनुसूचित जाति के लिए और 25 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, मतलब 29 एससी और एसटी के लिए 25 है। बीजेपी के नेतृत्व में महायुति गठबंधन ने, बीजेपी के नेतृत्व में वहां पे कौन सा गठबंधन था, महायुति गठबंधन ने 235 सीटें प्राप्त की है। इसके तहत ही देवेंद्र फडणवीस सीएम बने हैं महाराष्ट्र के, और 2 लोग डिप्टी सीएम बने हैं। एकनाथ शिंदे शिवसेना से थे, वहीं अजीत पवार राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से यहाँ के डिप्टी सीएम बने। तो 2 डिप्टी सीएम है, एक अजीत पवार है और दूसरे एकनाथ शिंदे हैं। अगला जो आपका टॉपिक है, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, किसानों को रसायन मुक्त खेती अपनाने के लिए प्रेरित करने और प्राकृतिक खेती की पहुंच को विस्तारित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को प्रतिपादित किया गया है। स्वतंत्र केंद्रीय प्रायोजित योजना है, मतलब केंद्र द्वारा प्रायोजित ये योजना है, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अगर कृषि देखा जाए तो समवर्ती सूची का विषय रहता है। अटल नवोन्मेष मिशन 2.0 को मंजूरी दे दी गई है। अटल इनोवेशन मिशन को जो है, मिशन पहले चल रहा था, 2016 चल रहा था, नीति आयोग द्वारा जारी किया गया था। इसका 2.0 नया मिशन जारी किया गया है, उसकी मंजूरी दी गई 2024 में। 2028 तक के लिए ये मिशन चलेगा नीति आयोग की सिफारिश पर। पहले इसका जो समय सीमा थी वो 2024 तक ही थी, लेकिन नीति आयोग ने सिफारिश की इसको और बढ़ाया जाए। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना। इसके तहत कई नई कार्यक्रम चलाए गए हैं, जैसे लैंग्वेज इंक्लूसिव प्रोग्राम ऑफ इनोवेशन, 22 भाषाओं में नवाचार और उद्यमिता परितंत्र का निर्माण करने के लिए लैंग्वेज इंक्लूसिव प्रोग्राम ऑफ इनोवेशन चलाया गया। फ्रंटियर कार्यक्रम दूसरा चलाया गया है। पूर्वोत्तर प्लस जम्मू कश्मीर लद्दाख में नवाचार और उद्यमिता बढ़ाने के लिए, पूर्वोत्तर जो राज्य हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए फ्रंटियर कार्यक्रम चलाया गया था। 2500 नई अटल टिकरिंग लैब की स्थापना की जाएगी, ये भी इसके तहत किया गया है। अगला जो आपकी योजना है पीएम विद्यालक्ष्मी योजना, पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी गई है केंद्र सरकार द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है, मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ताकि आर्थिक बाधा कारण कोई वंचित ना रह जाए, कोई भी शिक्षा से आर्थिक बाधा कारण वंचित ना रह जाए। हायर एजुकेशन संबंधित योजना है। हायर एजुकेशन आप ध्यान रखिएगा, ये भी अगर स्टेटमेंट आता है कि किस एजुकेशन से, स्कूली शिक्षा या फिर हायर एजुकेशन, तो वो
आप वहां पे सही करिएगा, हायर एजुकेशन संबंधित है। यह NIRF इंडिया रैंकिंग द्वारा चुने हुए उच्च संस्थानों के प्रवेश पर ही लागू होती है। NIRF हमने पढ़ाया है रैंकिंग, उसमें जो है मद्रास हमने बताया था लगातार जो है टॉप पे रही है। समग्र श्रेणी में टॉप 100 संस्थानों को, जो समग्र श्रेणी में जो हमने मद्रास बताया सबसे ऊपर रही है, उसमें से समग्र श्रेणी की टॉप 100 जो संस्थान है उसके तहत ही जो है PM विद्या लक्ष्मी योजना चलाई जाएगी। 200 अंक प्राप्त करने वाले राज्य सरकारों के उच्च शिक्षण संस्थान इसके तहत रहेंगे। 7.5 लाख रुपए तक के ऋण के लिए 75% क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। 7.5 लाख रुपए तक का ऋण प्रोवाइड करवाया जाएगा, उसमें जो है 75% जो उनका गारंटी दी जाएगी, सरकार उसका भुगतान करेगी। इसकी गारंटी बैंकों को, मतलब 7.5 लाख में सरकार के 75% बैंक को देंगे, आप चिंता मत करिए, आप बस स्टूडेंट को लोन मुहैया करवाइए। ध्यान देने की बात यह है कि उच्चतर शिक्षा विभाग की सभी वित्तीय सहायता योजना प्रधानमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत, मतलब ये प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना है, इसकी ये एक अम्ब्रेला योजना है। जितनी भी केंद्र शासित उच्चतर शिक्षा के लिए योजनाएं आती हैं वो इसके तहत ही रहती है। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत ही विद्या लक्ष्मी योजना भी जारी की गई है, ये ध्यान रखिएगा। नमो ड्रोन दीदी योजना जो अगला आपका है योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी, इसके तहत 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन दिया जाएगा। नमो ड्रोन दीदी योजना क्या है कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की गई 15,000 जो है महिलाओं को इसके तहत ड्रोन दिया जाएगा। ड्रोन क्यों दिया जाएगा? भैया आप इससे खेती करिए, आप कीटनाशकों का छिड़काव करिए, जिससे कृषि में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो पाएगी। वैसे भी किसी श्रम में देखा जाए तो महिलाओं की भागीदारी काफी अच्छी रही है। हरियाणा तथा जम्मू कश्मीर में फिर विधानसभा चुनाव हुए हैं। टोटल हमने आपको कहाँ कहाँ पढ़ा चुका है, झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर फिर बताने जा रहे हैं। इससे पहले दिल्ली भी हम बता चुके हैं। सब जगह की विधानसभाओं की संख्या याद रखिएगा। हरियाणा की 15वीं विधानसभा चुनाव ये हुआ है। हरियाणा में टोटल 90 सीटें हैं, 17 SC के लिए आरक्षित की गई हैं, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 17 सीटें की गई हैं। 25 वर्ष से अधिक विकलांगों के लिए घर पर मतदान व्यवस्था, पहली बार ऐसा किया गया है कि 85% से 85 वर्ष से अधिक जो मतदाता हैं उनको उनके घर पर जो है जाके मतदान करवाया जाएगा। या जो विकलांग है, विकलांगों को भी उनके घर पर जाके 40% से अधिक जो विकलांग कैटेगरी में आते हैं उनको जो है घर पर जाकर, विकलांग कैटेगरी होती है जो 40% अधिक विकलांग है उनको उनके घर पर जाकर मतदान के लिए व्यवस्था कराई जाएगी। पहला अवसर था जब लगातार 3rd बार कोई दल जीता है। हरियाणा की बात किया, हरियाणा में पहली बार ऐसा मौका प्राप्त हुआ जब लगातार कोई तीसरा दल यहाँ पे सरकार बनाया है। बीजेपी ने यहाँ पे सरकार बनाई, 48 सीटें प्राप्त की। बीजेपी के नायब सिंह सैनी यहाँ के CM बने, 2nd टाइम लगातार बने हैं। ये लाडवा विधानसभा से चुनाव लड़े हुए थे। ये लाडवा विधानसभा आपके अंबाला के आसपास पड़ती है। 90 सीटें जो है 7 SC और 9 ST सीटें, अगर जम्मू कश्मीर की बात किया 90 सीटें वहां पर भी हैं, हरियाणा में भी 90 सीटें ही थी। 7 SC और 9 ST के लिए आरक्षित की गई हैं। अगर यूटीज बनने के बाद पहली बार यहाँ जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ है। घर में मतदान के लिए वही सुविधा दी गई। फर्स्ट टाइम यहाँ पे भी जो है व्यवस्था की गई 85 वर्ष से अधिक और 40% से अधिक विकलांगों के लिए यहाँ पे घर पे मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। धड़कई, एक साइलेंट विलेज ऑफ इंडिया, धड़कई एक विलेज है जिसको साइलेंट विलेज ऑफ इंडिया कहते हैं। वहां मैक्सिमम लोग, करीब करीब 1005 लोगों ने वहां से मत डाला है। उसको साइलेंट विलेज ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां अधिकतम लोग जो है गूंगे और बहरे पाए जाते हैं। उमर अब्दुल्ला यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। 3 AI उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की गई, जो आपका अगला टॉपिक है। 3 AI उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की गई। कहां पे स्थापना की गई और नाम क्या है ये जानना है, इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में AI उत्कृष्टता केंद्र, ये IIT दिल्ली और एम्स के द्वारा नेतृत्व इसका किया जाएगा। कृषि क्षेत्र में AI उत्कृष्टता केंद्र, स्वास्थ्य क्षेत्र में कौन सा था उत्कृष्टता केंद्र, इसका IIT दिल्ली और एम्स इसका नेतृत्व करेगा। कृषि क्षेत्र के उत्कृष्टता केंद्र के नेतृत्व कौन करेगा? IIT रोपड़ करेगा। सतत शहर क्षेत्र में AI उत्कृष्टता केंद्र का नेतृत्व जो है IIT कानपुर द्वारा किया जाएगा। आपका अगला जो टॉपिक है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, गुजरात के लोथल में, लोथल एक ऐतिहासिक शहर है, हड़प्पा सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। गुजरात के लोथल में अहमदाबाद में 2 चरणों में पूर्ण होगी ये योजना। उद्देश्य इसका क्या है? भारत की समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना। पहले चरण में 6 दर्शक दीर्घा होगी इसमें। ये क्या है? विरासत परिसर, जैसे कि दर्शक दीर्घा मतलब समझिए आपकी वहां पे गैलरीज होंगी।
उद्देश्य इसका क्या, भारत की समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना है। पहले चरण में 6 दर्शक दीर्घा 6 गैलरियां बनाई जाएंगी, दूसरे में 8 बनाई जाएंगी। पहला चरण है, दूसरे चरण में 8 फिर से बनाई जाएंगी। इसमें 2 चरण में इस योजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। विश्व की सबसे ऊंची लाइट हाउस संग्रहालय का भी इसमें निर्माण किया जाएगा। इसके क्रियान्वयन के लिए भारतीय पत्तन संघ को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है, नियुक्त किया गया है। भारतीय कौशल संस्थान मुंबई का भी उद्घाटन किया गया है। युवाओं को अधिक रोजगार योग्य और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 3 संस्थानों पर भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किए जाएंगे। मुंबई, अहमदाबाद और कानपुर, ये 3 स्थान कौन से हैं? मुंबई, अहमदाबाद और कानपुर में भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य क्या है? युवाओं को अधिक रोजगार योग्य या आत्मनिर्भर बनाना। यह सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से प्रेरित है। सिंगापुर में एक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, उससे इससे प्रेरणा ली है। पीपीपी मॉडल पर आधारित यह स्थापना हुई है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय प्लस टाटा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल इसमें सहायता करेगी। इसमें जो है दोनों मिलकर संयुक्त रूप से बनाएंगे। 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले 6 थी, अब जो है 11 हो गई टोटल। मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बांग्ला ये जो है नई जोड़ी गई हैं। तो पाली और प्राकृत यूपी, एमपी, बिहार के यहाँ संयुक्त रूप से दोनों भाषाओं को ऐड किया गया। यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। पहले 6 जो थी उसमें देखा जाए संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़ीसा, ये पहले से थी, या उड़िया। संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया, ये 6 पहले से थी। नई जो जोड़ी गई है मराठी, पाली, प्राकृत और असमिया, बांग्ला, ये 5 बाद में जोड़ी गई हैं। पाली और प्राकृतिक यूपी, एमपी, बिहार से संबंधित है। इस किसी भी भाषा को प्राकृत भाषा तय करने का मानदंड क्या होता है? कम से कम 15 वर्ष से 2000 वर्ष पुराना इसका इतिहास रहा हो, भाषा का प्राचीन और विशिष्ट साहित्य उपलब्ध हो, किसी भाषा से उधार न ली गई हो, भाषा में संस्कृत परंपरा और ज्ञान को संरक्षित करने के लिए विशिष्ट योगदान दिया हो। ये कुछ प्रमुख इसके मानदंड है। शहरी शासन सूचकांक को अगर देखा जाए 2024 में जारी किया गया प्रज्ञा फाउंडेशन द्वारा। याद करिएगा, प्रज्ञा फाउंडेशन शहरी शासन सूचकांक को जारी करता है। सबसे पहले 2020 में इसने जारी किया था। शीर्ष 5 राज्यों में शहरी शासन सूचकांक में देखा जाए तो केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, उसके बाद एमपी रहा है। 5वें स्थान पर एमपी है। केरल, फिर से ध्यान दीजिए, शीर्ष 5 राज्य केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, एमपी। बिहार 41.100 में 41.12 स्कोर पाया। बिहार 15वें स्थान पर रहा है। और यूपी की स्थिति शहरी शासन सूचकांक में बिहार से नीचे है। यूपी ने 16वां स्थान प्राप्त किया 40.70 स्कोर के साथ। यूपी बिहार से नीचे रहा शहरी शासन सूचकांक में, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अभी तक मंत्रिमंडल समिति ने इस प्रस्ताव को मंजूरी, देखिए ये बिल ही है, अभी एक्ट नहीं बना हुआ है। अभी राष्ट्रीय मंत्रिमंडल समिति ने इसको मंजूरी दी है, अभी मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। इसका प्रस्ताव 2024 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति के आधार पर एक राष्ट्र एक चुनाव की एक राष्ट्र एक चुनाव हो, ऐसा प्रावधान किया गया था। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो इस प्रस्ताव को मंजूरी मंत्रिमंडल समिति ने दी है, लेकिन अभी लोकसभा और राज्यसभा या राष्ट्रपति के हस्ताक्षर इस पर नहीं हुई है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24, ये आपका जो है राष्ट्रीय संस्करण का सबसे लास्ट टॉपिक है, इसके बाद क्लास खत्म होगी। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 नीति आयोग की पहल है। किसकी है? नीति आयोग की पहल है। सर्वप्रथम 2018 में इसका प्रकाशन हुआ था। जुलाई 2024 में 4th एडिशन लॉन्च हुआ। इंडिया इंडेक्स की बात हो रही है, एसडीजी इंडेक्स की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो नीति आयोग की पहल। मुख्य विषय इसका क्या रहा? 2023-24 का थीम जो रहा है विकसित भारत की ओर सतत प्रगति समावेशी विकास, ये इसका मुख्य विषय रहा है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स का जो है उद्देश्य क्या होता है? सतत विकास लक्ष्य के गोल को प्राप्त करने की दिशा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किए गए प्रयासों को रैंकिंग प्रदान करना। सर्वाधिक सुधार दर्ज करने वाले राज्यों में शीर्ष 3 राज्य या यूटी दोनों को मिला के अगर देखा जाए तो यूपी 24 अंक का सुधार किया है, वहीं जम्मू एंड कश्मीर 21 अंक का सुधार किया है। 2023-24 में अगर सर्वाधिक सुधार के आधार पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा सुधार यूपी में हुआ है एसडीजी इंडिया इंडेक्स, एसडीजी गोल की प्राप्ति के लिए। उत्तराखंड तीसरे स्थान पर सुधार में रहा है, जबकि अगर जो है शीर्ष राज्यों में देखा जाए सुधार के आधार पर तो उत्तर प्रदेश रहा है, परंतु शीर्ष राज्य में उत्तर प्रदेश नहीं आता है। सुधार अंक 24 किया है, लेकिन वो शीर्ष में अभी भी नहीं पहुंचा है। 21 अंक जो है जम्मू कश्मीर सुधार किया, लेकिन वो भी अभी जो है टॉप में नहीं पहुंचा। टॉप में जो है केरल है, उसके बाद उत्तराखंड। केरल और उत्तराखंड दोनों एक ही स्थान पर रहे हैं। पहले स्थान पर केरल और उत्तराखंड सामूहिक रूप से रहे हैं 79 स्कोर के साथ। ये याद रखिएगा, केरल और उत्तराखंड सेम पहले स्कोर पर, पहले स्थान पर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक दूसरा स्थान खाली हो जाता। तीसरे स्थान पर जो रहा है वो तमिलनाडु रहा है, और चौथे और 5वें स्थान पर
चौथा पांचवा फिर कॉमन हो गया है, या चौथे स्थान पे आप कह लीजिए तो गोवा और हिमाचल प्रदेश रहे हैं। चलिए ये जो है आपका राष्ट्रीय प्रदेश यहाँ पे समाप्त होता है आपका। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय प्रदेश अब शुरू होगा। 2 क्लासें अंतरराष्ट्रीय प्रदेश में, 2 क्लासें जो है आपकी होंगी वैज्ञानिक प्रदेश पे। और यहाँ पे देखिए इसके बाद आर्थिक प्रदेश के लिए हम यहाँ पे पीपीटी आपको अपलोड कर देंगे। ये कुछ पीपीटी रहेगी, आप देखिएगा, इसको पढ़ के आइएगा। जितने भी राष्ट्रीय प्रदेश स्टार्टिंग जो यात्राएं की गई, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की या विदेशी जो हमारे पास आए हैं उनसे संबंधित पीपीटी रहेगी, आप एक बार पढ़ के आइएगा। मैक्सिमम जो क्वेश्चन आने का चांसेस है वो यहाँ से रहेगा। बाकी इसमें जो एमओयू साइन हुए थे वो खुद से पढ़िएगा। इसको हम एक बार चर्चा करेंगे, जो इसके पॉइंट है सब चर्चा करेंगे हम एक बार। परंतु आप ये आपका कार्य है कि पूरा आप टेबल अच्छे से देखिए, आपके लिए बनाई गई है एक जगह, ताकि आपको सब कुछ मिल जाए। और हर जगह जो है आपको हेडिंग है, विदेश यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को मिले पुरस्कार हमने एक जगह कर दिया, सब अलग अलग आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। किस देश से कौन सा पुरस्कार मिला, किसने दिया, ठीक है ना, किस पद पे वो व्यक्ति था जिसने दिया है, किस डेट में मिला है, ये यहाँ पे इससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। पुरस्कार वाला जो है वहीं देखा जाए तो जो हमने और एक दिया है आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई प्रमुख विदेशी यात्राएं, जितनी विदेशी यात्राएं की वो देखेंगे आप तो एक साल में विदेश ही घूमते रहे। इनको विदेश घूमना कुछ ज्यादा ही पसंद है, तो ये विदेश घूमते रहे हैं। टेंशन हम लोग देते हैं कि एग्जाम में आता है। भारत आए, जो प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष है प्रधानमंत्री, जो भारत आए तो घूमने, जितना सब लोग मिला के नहीं भारत आए, उससे ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी जो है अकेले चले गए हैं विदेशों में। तो आप ये कुछ पॉइंट रहे, आप देखिएगा, पढ़िएगा, और उम्मीद है आपको ये क्लासें जो है आपकी परीक्षा में उपयोगी साबित होंगी। हमारा प्रयास तो यही है कि आपको जो है एक जगह सब कुछ शॉर्ट में बताया जाए, लाइन बाय लाइन एक एक चीज पढ़ाना, तो आप खुद ही पढ़ सकते हैं। आप अपना टाइम यहाँ आके वेस्ट मत, एक लाइन बाय लाइन पढ़ा जाए। जो इंपॉर्टेंट हमारे लिहाज से रहेगा हम वही बताएंगे। एक तरीके से आपका ये रिवीजन रहेगा हमारे लिहाज से जो इंपॉर्टेंट है, बल्कि आप भी पढ़िएगा। चलिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली क्लास में।